प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए, जनरल केमिस्ट्री या नॉर्मली बेसिक जो रसायन विज्ञान के कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूलेज वगैरह बनाने, उन पर अपन एक क्लास बना चुके हैं, उसको आप पढ़ चुके हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आप उसमें महसूस कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम आपके आ रही है तो आप वो कमेंट करके मेरे को बताएं, ताकि मैं उसी सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। उसकी एक दो वीडियो और बना देंगे, ठीक है? और वैसे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी अपन साथ में उस पर बातें करते रहेंगे। तो आज मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है? और फिर भी अगर आपको पीछे वाली क्लासेज में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, ताकि मैं उस पर वापस क्लास बना सकूं। या उसी क्लास को अगर आगे बढ़ाना है तो भी वो चीजें आप मेरे को बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ा के उसके बारे में और बता दूंगा, ठीक है? तो देखिए बच्चों, द इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। रसायन विज्ञान का जो महत्व है अपने जीवन में क्या है, कैसे है, उन चीजों के बारे में यहां अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉर्मली केमिस्ट्री के बारे में अपन यहां पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। जो सिलेबस आपको शायद व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मिल गया होगा, और अगर बाय द वे नहीं मिला है तो आपको वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बेसिकली इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, उस चीजों के बारे में इस टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस करना है। तो एक जनरली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये माना जाता है कि सुबह जब अपन उठते हैं और उसके बाद रात को जब सोते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच का, यानी सुबह उठने और रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जो अपन ने डेली लाइफ के अंदर दैनिक जीवन में जो जो क्रियाएं की हैं, जिन जिन वस्तुओं का अपन ने यूज किया है, उन उपयोगी वस्तुओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मैक्सिमम रसायन विज्ञान इन्वॉल्व है। तो इस चीज से अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने दैनिक जीवन के लिए या अपने जीवन के लिए ये रसायन विज्ञान कितना ज्यादा उपयोगी है। उन्हीं चीजों के बारे में अपने को यहां बताना है महत्व के अंदर। यहां अपन किसी भी प्रकार के, देखिए वो माना जाता है कि मानव का विकास और विनाश दोनों ही विज्ञान के थ्रू होना है। तो लेकिन यहां अपन किसी भी प्रकार के लॉस पॉइंट की बात नहीं करेंगे। यहां अपना टॉपिक है रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंस, महत्व है, तो अपन सिर्फ इसके बेनिफिट्स जो है उन्हीं की बात करेंगे। तो अगर मैं दैनिक जीवन की बात करूं तो यहां
सुबह उठते समय टूथब्रश से लेकर ये यहां तक कि मार्कर जो मैं यूज कर रहा हूं वो बोर्ड या पहनने वाले जो कपड़े हैं, जूते हैं, बहुत सी चीजें जो है आप उनके नाम यहां डिक्लेयर कर सकते हो कि उन सब में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। चाहे वो किसी पॉलीमर को लेकर बनाई गई वस्तुएं हो, किसी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हो, या किसी रेशे से बने हुए कपड़े हो, वस्त्र उद्योग हो, हर जगह अपने को इसका महत्व मिल जाना है। तो क्लियर। दूसरी चीज, अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो कृषि क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है। उनके बारे में अपन देख सकते हैं कि कृषि के अंदर उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन, जैसे कोई पीड़कनाशी हो गया, जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं शाकनाशी, जो खरपतवार वगैरह को हटाने के लिए यूज किया जाता है, कीटों को मारने के लिए कीटनाशी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए जैसे उर्वरक में जैसे अपन यूरिया, डीएपी वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब के सब रसायन विज्ञान की देन है। तो ये इंपॉर्टेंस अपना हो जाएगा इसका कृषि क्षेत्र में। अगर मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं तो चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स जो है वो सब रसायन विज्ञान की ही देन है। एक नॉर्मली सर दर्द बुखार होने पर यूज की जाने वाली टैबलेट या एक बड़ी बीमारी के इलाज में उपयोग ली जाने वाली मेडिसिन्स, सब की सब रसायन विज्ञान की देन है। जैसे टैक्सोल है, सिस्प्लोटिन है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी के अंदर यूज की जाने वाली ये मेडिसिन्स, मतलब हर प्रकार। तो अपने जीवन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंस पार्ट्स आते हैं वो अपनी डेली लाइफ आती है, जिसमें अपन मैक्सिमम जो चीजें यूज करते हैं उनमें रसायन विज्ञान इन्वॉल्व है। दूसरा जो अपना जीवन का इंपॉर्टेंस पार्ट है स्वास्थ्य। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, उस कंडीशन में उसके निवारण हेतु हमें चिकित्सा क्षेत्र यूज करना होता है, उसका सहारा लेना होता है, उसमें भी रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्षेत्र अपना कृषि क्षेत्र, क्योंकि अपने विकास के लिए अपने को जो खाद्य वस्तुएं चाहिए, अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली किस पर डिपेंड करती है? कृषि पर करती है। इस कारण कृषि क्षेत्र में भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का अपन यूज करते हैं। तो यहां अपन ने देखा कि रसायन विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र में अपने लिए जो इंपॉर्टेंस है, उन हर एक क्षेत्र में इसका यूज होता है। अर्थात अपनी डेली लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है, बड़ा है।
पर्यावरण की अगर मैं बात करूं, यहां भी देखिए जब ये चीजें की गई तो उससे क्या हुआ, पर्यावरण में इसका बुरा इफेक्ट जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा, पर्यावरण वायुमंडल प्रदूषित होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां भी पर्यावरण प्रदूषण को भी, जैसे कि सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत के से या उसके अपघटन में ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इसके निवारण हेतु भी रसायन विज्ञान ने इसका ही एक प्रतिरूप दूसरा तैयार कर दिया है, जो कि ओजोन के अपघटन को रोकने में सहायता कर सकता है। कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन है, CO2 है, ये अभी भी इफेक्टेड है, लेकिन वो बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि यहां अपन इंपोर्टेंस की जब बात करते हैं तो इन लॉस पॉइंट्स के बारे में नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ ये इंपोर्टेंस क्षेत्र बताएंगे। तो इस टॉपिक में आपको ये रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में, इन 2-3 क्षेत्रों के बारे में आपको लिख देना है। फिर भी अगर आपके क्लियर नहीं हुआ है, कोई दिक्कतें अगर आपको लग रही है, तो उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें पढ़ने वाले हैं परमाणु भार और आणविक द्रव्यमान। एक अणु का द्रव्यमान, औसत या औसत परमाणु भार, इन सब के बारे में अपन यहां कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं परमाणु भार की बात करूं, तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो है, उसे बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान से समझना होगा, तब जाकर अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्योंकि बात ये होता है कि परमाणु भार है, मोल संकल्पना है, ये कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं, अजीब टाइप की बोल सकते हैं, कि बाय द वे अपन ने रटकर अगर इसे याद कर भी लिया एक बार, तो थोड़े समय बाद उसे स्वाभाविक है भूल जाएंगे। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप इसकी परिभाषा बना पाओगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास सेम आकार के कुछ छोटे पत्थर हैं, यहां बड़े छोटे हो गए, लेकिन बात अपन कर रहे हैं इन सब का आकार, इनका द्रव्यमान सब क्या है, सेम है, बराबर है, एक जैसा है। यहां मेरे पास अलग अलग टाइप के आकार के कुछ पत्थर मैंने और ले रखे हैं, जैसे A, B और C। अब मैं इनका वेट कर रहा हूं। नॉर्मली जो तुलना अपन यूज करते हैं उस पर, ठीक है। अब यहां आप एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे कि यहां मैंने जब A वस्तु रखी तो इस साइड मेरे छोटे वाले पत्थर है वो कितने रखे गए, 3 रखे गए। एक नॉर्मली एग्जांपल ले रहे हैं अपन। जब मैंने यहां B वस्तु रखी,
उस समय मेरे छोटे वाले पत्थर कितने रखे गए? 4 रखे गए। और जब मैंने C रखा तब मैं मान लेता हूं कि मैंने 6 छोटे पत्थर यहां रखे। अब मैं आप लोगों से यह पूछूं कि बेटा A का भार कितना है? आपने जब इन्हें वेट किया तो आपने ये परिणाम प्राप्त किए हैं। और जब मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा A का भार कितना है, तो आप क्या कहोगे? और तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अपन ये कहेंगे कि आप मेरे को कहोगे कि सर A का जो भार है वो इन छोटे वाले 3 पत्थरों के बराबर है, यही बोलोगे। B का पूछो तो आप बोलोगे कि सर ये 4 छोटे पत्थरों के बराबर है, और C वाला वो 6 छोटे पत्थरों के बराबर है। तो ठीक ऐसा ही इन्होंने किया परमाणु भार को डिफाइन करने के लिए, परमाणु भार की परिभाषा बनाने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो यूज किया मानक के रूप में, जैसे यहां पर ने इन छोटे पत्थरों को मानक बना के रखा हुआ है, तो ऐसे ही इन्होंने जो मानक बनाया वो किसको बनाया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु भार को। और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो एक्चुअल में तो 1.008 यू होता है। AMU से भी दर्शाते हैं इसे, लेकिन मोस्टली गणनाओं के लिए इसे अपन कितना मान सकते हैं? 1 यूज करते हैं। अगर बेटा मैं हाइड्रोजन का जो भार है उसका 1/1 लिखूं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है? 1 ही आएगी। अब इस पार्टिकल या इस स्थिति को अपन ये छोटा पत्थर मान सकते हैं। ये एटम मान लो कि जैसे सोडियम है, सोडियम का भार कितना होता है? एक्चुअल में 23 लिया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम मेटल जो है, सोडियम का जो एटम है, सोडियम जो है वो इन छोटे पत्थरों को अगर मैं एक साइड रखूं, सोडियम को एक साइड रखूं, तो इसके कितने छोटे पत्थर आने वाले? मेरे पास 23 आने वाले। यानी इससे ये 23 गुना भारी है। ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम लूं तो मैग्नीशियम इससे 24 गुना भारी। ठीक है। अगर मैं पोटेशियम लूं तो ये लगभग इससे 39 गुना भारी है। एल्यूमिनियम लूं तो ये इससे 27 गुना भारी है इस वेट से। तो इस वजह से एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना हो गया? 27 हो गया, मैग्नीशियम का 24 हो गया, सोडियम का 23 हो गया, क्योंकि ये इससे इतना भारी। थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, एक बार मैं पूरा ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना? बाद में अपन इसको व्यवस्थित करेंगे। बाद में क्या हुआ? उन्होंने हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन को मानक बनाया। ऑक्सीजन को जब मानक बनाया तो ऑक्सीजन का जो भार है उसका 1/16 भार। तो 1/16 वापस कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ऑक्सीजन का जो भार है उसका 1/16 भाग जो है, यानी अपने को हर बार वैल्यू कितनी लेनी है? 1 ही लेनी है। अब इससे भी
सोडियम 23 गुना भारी हो गया, मैग्नीशियम 24 गुना भारी हो गया। समझ रहे हो बात को? लास्ट उन्होंने बनाया है कार्बन को। कार्बन 12 समस्थानिक जो है, इसका जो भार है उसका 1/12, तो वापस वैल्यू कितनी ले हो गई अपने पास? 1 हो गई। अब इससे ये कितना भारी है वही उसका परमाणु भार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर परमाणु भार की परिभाषा बनाने के लिए अपने को क्या करना है? इन परिभाषाओं को ऐड करना है, इन सबको जोड़ के बताना है। अब देखिए, अगर मैं अकेली हाइड्रोजन के बेस पर बोलना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के परमाणु भार, यानी ये हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन के परमाणु भार का 1/1 भार भाग से कितना गुना भारी, तो वो संख्या उस तत्व के परमाणु भार कहलाएगी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ के एक साथ बोलना चाहूं तो क्या बोल सकते हैं अपन? बस यही कॉन्सेप्ट बोलना आपको हर बार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के परमाणु भार का 1/1 भार भाग, ऑक्सीजन के परमाणु भार का 1/16 भार भाग, और कार्बन 12 समस्थानिक के कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 1/12 भार भाग से कितना गुना भारी, तो वो संख्या उस तत्व का परमाणु भार कहलाएगी। तो इस प्रकार इन तीनों को जोड़कर आप एक संयुक्त परिभाषा बना सकते हो। और अलग अलग अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के बेस पर परमाणु भार किसे कहते हैं, तो आप लिख दोगे कि किसी तत्व का परमाणु भार, या परमाणु भार बोल दो सीधा। परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के 1/12 भार भाग से कितना गुना भारी है, तो वो जितने गुना भारी होगी वही उसका परमाणु भार हो जाएगा। जैसे सोडियम 23 गुना भारी है तो सोडियम का परमाणु भार 23 हो जाएगा। क्लियर? तो इसके नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब देखना, खुद लिखने का प्रयास करना एक बार। अगर लिख पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रही है आपसे, नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर मैं आपको इसे दोबारा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके कोई समस्या है तो आप मेरे को बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें आता है आणविक द्रव्यमान या अणुभार। तो यहां देखिए, अगर आपको किसी अणु तो आप जानते हो परमाणुओं के संयुक्त होने से बनता है, तो किसी अणु का या किसी यौगिक का अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है तो आपको करना क्या होगा कि उस यौगिक में प्रेजेंट सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान है उनका योग करना है, वो उसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2O। अब H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम, अब एक का कितना भार हुआ? 1, 2 का कितना हो जाएगा? गुणा 2 प्लस, यानी ये तो हो गया हाइड्रोजन का भार, द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। तो अब इनका योग कितना आ गया? 18। तो जल का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा? 18 मोलर द्रव्यमान इसका। ये
12 तक आपको दे दिए जाएंगे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकालना है अपने को, तो आपको बता दिया जाएगा कि कैल्शियम बराबर 40, सल्फर बराबर 32, ऑक्सीजन बराबर 16, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो अपन लिख सकते हैं कैल्शियम की जगह कितना हो जाएगा 40, सल्फर की जगह 32, ऑक्सीजन की जगह 16, ऑक्सीजन के 4 है तो गुणा 4, तो कितना आ गया अपने पास 40, 32 प्लस 64, यानी 4, 2, 6 और 13, 136। नो डाउट बिल्कुल आसान है, निकाल सकते हो। रही बात परिभाषा की, तो अपन ने क्या किया यहां पे, इस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ा है, तो वही आपको इसकी परिभाषा में लिख देना है कि एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों या विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक आप यहां तक के तैयार कर लेना। कोई समस्या अगर आपको लगे तो आप वो जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।